सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। हमारा आज का अगला टॉपिक और आज का पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखो ये जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपको टोटल अगले 2 साल में, 2 साल मतलब 11th और 12th मिला के 7 बार ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। और हर एक बार जब तुम पोटेंशियल एनर्जी सीखोगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पोटेंशियल सीखोगे, रिमेंबर हर जगह पे मेथड ऑफ डेरिवेशन सेम है, हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी सेम है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। तो अगर अभी आज का टॉपिक समझा तो तुम्हारा 7 टॉपिक का एक साथ काम होगा। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So before we go ahead with gravitational potential energy, let us try to understand what is potential energy. As you know, जब भी तुम एनर्जी की बात करते हो तो you talk about 2 types of energy possessed by an object. एक होता है एनर्जी possessed by an object due to its motion, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, kinetic energy. और we can also verify energy possessed by a body on account of its motion is kinetic energy. कैसे? What is the formula of kinetic energy? हाफ mv स्क्वायर। तो अगर v की वैल्यू 0 हो मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, बराबर। तो अगर v की वैल्यू 0 हो गई, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है उसका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। एंड द अदर टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, mgh तो अभी तक सिखाया कहाँ पे? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is the energy possessed by an object on account of its position. वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उस पोजीशन की वजह से जो उसको एनर्जी मिला उसको बोलते हो तुम पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आई विल से द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object on account of its position, due to its position मतलब on account of its position is known as potential energy, is known as potential energy, right? अब सिर्फ पोजीशन की वजह से एनर्जी कैसे मिल सकता है? तो एक्चुअली सिर्फ पोजीशन की वजह से एनर्जी कहाँ से है, तो पहले इसको समझेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी को समझना है, मैंने तुमको बोला कि 7 बार, टोटल 7 बार ये टॉपिक तुमको सीखना है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सीखना है। अभी तुम ग्रेविटेशन में सीख रहे हो, आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी समझना है ना। बेस्ट एग्जांपल इज टू फर्स्ट थिंक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, राइट? तो ऐसा है, इमेजिन इस रीजन ऑफ स्पेस में, मैं पहले चार्जेस के लिए बता रहा हूँ, उसको हम लोग जनरलाइज करेंगे मासेस के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस में होता है, चार्जेस में नहीं होता। चार्जेस का मास होगा तो उसमें भी ग्रेविटी होगा, लेकिन रिमेंबर यू आर स्टडीइंग ग्रेविटेशन। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इजी होता है इफ यू थिंक ऑफ चार्जेस। तो इस रीजन में फिलहाल एक भी चार्ज नहीं है। हम लोग पहला चार्ज कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए, क्योंकि हम हर बार चार्जेस को इन्फिनिटी से लाते हैं और यहाँ रख दिया। तो पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, यहाँ पे रखने में नो वर्क इज डन। क्यों वर्क डन नहीं हुआ? क्योंकि कुछ अपोज करने के लिए था ही नहीं। रिमेंबर, जब तुम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हो, वर्क इज डन, सही बात है, बट वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ तो ग्रेविटी उसको अपोज करता है। जब तक कुछ अपोजिशन नहीं हो, नो वर्क इज डन। तो हम जब पहले चार्ज को लाए, यहाँ पर रख दे नो वर्क इज डन। अब मैं सेकेंड चार्ज को ला रहा हूँ, व्हेन आई ब्रिंग द सेकेंड चार्ज एंड कीप इट हियर। तो भी ऐसा है, पहला चार्ज ऑलरेडी वहां था और मान लो ये चार्ज पॉजिटिव था, और जो दूसरा चार्ज है उसको लाया वो भी पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। तो जब मैं सेकेंड चार्ज को ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, पहला चार्ज क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो उसके अपोजिशन को ओवरकम करने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कीपिंग इट हियर, बराबर। But work is energy, and energy can neither be created
तो ये एनर्जी गया कहाँ पे? इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इस एनर्जी को तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं अभी तीसरा चार्ज लाता हूँ, तीसरा चार्ज, एंड आई कीप इट हियर, तो अभी जो तीसरा चार्ज है उसको दो चार्जेस अपोज करेंगे। पहला चार्ज अपोज करेगा, दूसरा भी अपोज करेगा, मतलब तीसरे चार्ज को लाने में हमको और भी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क हमने किया टू ब्रिंग द थर्ड चार्ज, वो कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दिस थ्री चार्जेस। तो ऐसे तुम चार्जेस जब लाते जाओगे उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और हर बार जो तुम वर्क कर रहे हो टू ब्रिंग द चार्ज, इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पक्का? गुड। देन अगर मैं अब इस चार्जेस की जगह पे मासेस की बात करूं, तो लेट अस से मेरे पास एक सिस्टम ऑफ मासेस है। तो ये जो सिस्टम ऑफ मासेस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई कॉन्फ़िगरेशन? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? आज तुम जैसे बैठे हो ना, इट इज वन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। मे भी कल कोई दूसरी जगह पे बैठा था, मे भी कल कोई एब्सेंट भी था, राइट? तो वो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ मासेस। तो तुम्हारा जो आज का अरेंजमेंट है, दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमिलरली जो मासेस है मेरे पास, इस मासेस को, इन हर एक मास को अपनी जगह पे रखने में जो भी वर्क डन हुआ वो किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमने पहले बोला पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। लेकिन ये एनर्जी मिला कहाँ से? तो इट इज एक्चुअली द वर्क डन दैट इज डन टू अचीव दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब चार्जेस को इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लाने में जो वर्क डन हुआ वही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी is the amount of work done. Potential energy is the amount of work done, is the amount of work done in achieving a certain configuration, in achieving a certain configuration against conservative forces, against conservative forces। तो लिंक बिल्कुल छोड़ना नहीं, इधर लिंक छोड़े तो फिर 7 टॉपिक गए तुम्हारे। तो रिमेंबर, हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, इट इज द एनर्जी possessed by a body on account of its position। सिर्फ ऑब्जेक्ट का पोजीशन की वजह से उसको कुछ एनर्जी मिल गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पर एनर्जी आया कहाँ से? तो अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ मासेस का, पहला मास लाया यहाँ रख दिया, दूसरा लाया दूसरी जगह पे रख दिया, तो ये जो मैं मासेस को एक एक करके ला रहा हूँ तो अपने आप तो आएंगे नहीं। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग वन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हर बार जब हम मास को लाने में वर्क डन करते हैं, वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो वर्क स्टोर हो जाता है उस सिस्टम के अंदर, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसलिए हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। पक्का पक्का? गुड, श्योर श्योर। अब ऐसा है, अगर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने में, अचीव करने में जो भी वर्क डन हो वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन है वो? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इमेजिन कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, मतलब मुझे इसमें से एक किसी पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। अपने आप होगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। लेकिन हम अब तक क्या बोल रहे थे? वर्क डन किस में स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे पहले से ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी था क्या? था। अब इसे मुझे कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? तो अब जो मैं वर्क करूंगा इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने में वर्क हुआ, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो तो वापस वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ द वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। पहली बार जब तुम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो उस केस में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो रिमेंबर, इट अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट टाइम जब तुम सिस्टम बनाते हो, ऑल द वर्क दैट यू डू टू मेक द सिस्टम अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, but then when you change the configuration, you do extra work
and that extra work appears as increase in potential energy. अब पहले से था ना पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम में पार्टिकल यहाँ था क्या, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है क्या, है गुड। अब मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया तो ये एक्स्ट्रा वर्क कहाँ गया, इसने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर रिमेंबर, if we want to change the configuration, if we want to change the configuration, again work needs to be done, again work needs to be done। और इस बार जो वर्क डन हुआ, this work appears as increase in potential energy, increase in potential energy। पक्का पक्का, गुड। अभी अगर तुमको यहां तक समझा है तो नाउ यू आर रेडी टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वी विल नाउ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुड। अब जब जब तुम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट सीखोगे, 7 बार सीखोगे, एक बार अभी, अगला आएगा तुमको अगले चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद तुमको आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इस साल आपको 11th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। उसके बाद जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स सीखोगे उसमें और एक बार आएगा, जब नेक्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे उसमें वापस एक बार आएगा, और 2 जगह पे आएगा, तो टोटल 7 जगह पे आएगा। तो सातों के सातों टाइम कॉन्सेप्ट सेम है, मेथड भी सेम है डिराइव करने का। सिर्फ इतना याद होना चाहिए, कोई भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क हो वो कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब अगर तुम सिस्टम को चेंज कर रहे हो तो वापस वर्क कर रहे हो, वो कहाँ गया, उसने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया, इंक्रीज किया, राइट, मोस्टली इंक्रीज किया, डिक्रीज भी होता है कभी कभी, फिलहाल तो तुम समझ के चलो इंक्रीज हुआ। अब हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना है, इसके लिए एक सिंपल सा केस लेंगे। ग्रेविटेशनल की बात करो तो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल। तो लेट अस से हमारे पास दिस इज अर्थ, सो कंसिडर अर्थ ऑफ मास m and radius r। लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियली a पॉइंट पे था, ये इनिशियली था a पॉइंट पे, और ये जो a पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है r इनिशियल। मुझे अब इस पार्टिकल को, इस स्मॉल m मास को a पोजीशन से ले जाना है b पोजीशन पे, तो मुझे उसका हाइट बढ़ाना है। अपने आप बढ़ेगा क्या हाइट, नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब तुमने बोला कि पहले से अर्थ और वो मास था, तो पहले से कॉन्फ़िगरेशन था, हाँ कि ना, हाँ, तो पहले से पोटेंशियल था, हाँ। अब तुम इसको a से b पे ले जा रहे हो नए पोजीशन पे, तो तुम क्या करोगे, एक्स्ट्रा वर्क करोगे, और वो एक्स्ट्रा वर्क अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको इसको ले जाना है न्यू पोजीशन पे, द न्यू पोजीशन इज b and it is at a distance of rf, where rf is final position from the center of earth। and do not forget, हम ग्रेविटेशन में डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। पक्का पक्का, गुड। तो कंसिडर an object of mass m, consider an object of mass m initially at point A at a distance ri from the center of earth, अब अर्थ है तो अर्थ का भी कुछ मास है, अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, गुड। हमको इस मास को A से कहाँ ले जाना है, B पे, पक्का पक्का। सो वी want to displace the object from point A to point B
और ये जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस कितना है आर एफ, विच इज एट अ डिस्टेंस आर एफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। गुड। तो तुमको इस मास को ए से कहाँ ले जाना है, बी पे। अपने आप जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्क। देयरफॉर वर्क नीड्स टू बी डन, बराबर। लेकिन वेट, अब ऐसा है, फॉर द रियल लाइफ भी सोचो। तुमको अगर इस क्लासरूम की बात कर लेते हैं, तुमको अगर इस क्लासरूम में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो तुम डायरेक्ट एक जगह से दूसरे जंप मारते हो कैसा, नहीं ना। क्या करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। क्या करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स, बराबर। मैं भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके जाएंगे तो हम इमेजिन करेंगे दैट दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो व्हाट वी विल डू इज, हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी आर, फिर उससे वापस एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी आर, फिर वापस एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी आर, वापस एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी आर। तो वी विल इमेजिन the displacement from A to B is made up of large number of small displacement dr। हर बार जब तुम ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करोगे तो हर बार क्या होगा, वर्क होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क डन भी स्मॉल। तो ये अप्रोच तुमको हर एक उस टॉपिक में काम में आने वाला है जहां जहां तुमने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज भी किया। हर जगह पे हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे किसी चीज को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मास को शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को शिफ्ट करोगे। वहां पे भी ऐसा होगा, ए से बी जाना है तो वहां भी क्या करेंगे, ये ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इमेजिन करेंगे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, एंड ईच ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। गुड। सो रिमेंबर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कैन बी assumed to be made up of large number of small displacements, dr। गुड। तो पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। So we know that, what do you know? We know that work done in moving the object through small displacement dr, through small displacement dr is given by, what is work done का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गलत है, स्कूल लेवल तक ठीक था, उसके बाद ठीक नहीं है। इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे तुमको एंगल भी देखने पड़ते हैं। स्कूल तक तुम बोलते थे वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी वर्ड यूज नहीं किया तुमने, फोर्स इनटू डिस्टेंस। But when you enter 11th and when you take science and when you are studying physics, so you have to understand now onwards, it is a dot product of force vector and displacement vector। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी इसको नीचे पुश करने वाला है, मतलब वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड रिमेंबर, तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हो, ऊपर, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, तो यू हैव टू पुट अ माइनस साइन, where negative sign indicates that the displacement and the force is they are in opposite directions। तो पहले हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए वर्क डन भी क्या है, स्मॉल है। पक्का पक्का, गुड, श्योर। और हमने अभी बोला ये वर्क डन विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन appears as change in potential energy। therefore अगर वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी स्मॉल है। तो dw इक्वल टू du इक्वल टू
माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार। अब इस इक्वेशन को याद रखना, काम में आएगा हमारे। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। So this is the increase in potential energy in displacing the object through small displacement dr। हमको वैसे उसको लेके कहाँ से कहाँ तक जाना है, A से B। हमने अब तक वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया डिस्प्लेसिंग थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं A से B को कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, स्मॉल वर्क हुआ ना। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, सम को क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन। तो ये सेम अप्रोच तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन, देयरफॉर द टोटल वर्क डन, या फिर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट from A to B is given by तो टोटल चेंज, तो टोटल चेंज को मैं अभी कैपिटल डेल्टा यूज करूंगा, डेल्टा यू। इट विल बी इंटीग्रेशन। हर बार जब मैंने डिस्प्लेसमेंट किया डी आर, कितना वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू, और कितना पोटेंशियल चेंज हुआ डी यू। तो डी यू तो उसको क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा यू। हाँ, तो इंटीग्रेशन डी यू। कहाँ से स्टार्ट किए थे, ए, कहाँ तक गए, बी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब नीट और खासकर तो जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हर बार तुमको अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो तो यू हैव टू फर्स्ट इमेजिन द डिस्प्लेसमेंट टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन इन ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन यू इंटीग्रेट। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी पता होगा तो वहाँ अपने आप सॉल्व होगा। और हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जहां पे तुमको समझेगा कि बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। और ये पता नहीं होगा तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। तो देयरफॉर यू हैव टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज इंटीग्रेशन। व्हाट वाज डी यू माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार, ए से बी। लेकिन वेट, जैसे तुमने यहाँ पे डी आर बार लिखा, ये अभी तुम मैथ्स में 12th में सीखोगे, ये आर को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो तुमने जैसे यहाँ पे डी आर बार लिखा ना, जैसे तुमने डी आर बार लिखा तो अभी ए से बी नहीं लिख सकते, ए की जगह पे लिखना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस, आर आई। व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस, आर एफ। तो आर आई टू आर एफ। पक्का पक्का, गुड गुड। ध्यान यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। बट एज वी नो, व्हाट डू यू नो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन मैंने स्केलर फॉर्म लिखा, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्म लगने वाला है। गुड। हाउ डू यू गिव डायरेक्शन, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ अर्थ के सेंटर से आउटवर्ड्स बाहर की तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूँ, आर कैप। कौन सा यूनिट वेक्टर, आर कैप, बराबर। तो वी हैव डिफाइंड अ यूनिट वेक्टर आर कैप विच इज फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफरेंस, मतलब आउटवर्ड्स। पक्का पक्का। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपोजिट है कि नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस आर कैप, where negative r cap indicates that gravitational force is directed towards the center of earth। downwards बोलने से यहाँ पे बोलना पड़ेगा towards the center of earth। पक्का पक्का, गुड। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore from equation number 2 and 3 you get delta u equals to integration ri to आर एफ माइनस, ये माइनस साइन बाहर का माइनस अलग है और ये अंदर माइनस अलग है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर और आर कैप हो गया ये एफ जी। और बाहर कौन था, डी आर बार, तो डॉट डी आर बार। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। क्या हो गया, प्लस। ऑल्सो इफ यू नो आर कैप डॉट डी आर बार। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा। ध्यान नहीं है,
दूसरी बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान यहाँ पे दो। अच्छा आप बताओ व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी साइन थीटा, हाँ ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो आर कैप डॉट डी आर बार क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बार और कॉस ऑफ थीटा। थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना आप। व्हाट इज आर कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस, मतलब अपवर्ड्स। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कर रहे हैं? ऊपर ही कर रहे हैं ना कि नीचे ला रहे हो? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो एंगल कितना है? 0। व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड थीटा इज 0 which implies cos of theta is 1। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और ये जो dr बार है इसका मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? dr। तो r कैप डॉट dr, ये वैल्यू क्या थी? 1। और ये वैल्यू भी क्या थी? 1। और ये क्या है? dr। क्या है ये? dr। क्या है ये? dr। तो क्या बन गया? dr। तो ये भी हमको वहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले से ही फाइंड करके रख दिया। अब यू हैव डेल्टा यू इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आर आई टू आर एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, आर कैप डॉट डी आर बार, आर कैप डॉट डी आर बार। देखो लगने वाला था ना, इसलिए पहले से फाइंड किया। ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव कर रहे हो तो आर चेंज हो रहा है, आर को मत बाहर निकाल देना। इंटीग्रेशन फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। और ये आर कैप डॉट डी आर बार क्या आया तुम्हारा? डी आर। तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर। अब ये जो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसको हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो आर इनिशियल टू आर फाइनल, आर रेज टू -2। What is the integration of x raised to n dx? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So what will be integration of r raised to -2? R raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1. So therefore change in potential energy is G capital M small m। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आता है r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 from r initial to r final। ओके गुड। तो therefore, और बाय द वे डेल्टा u मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पहले से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी था, अब मैं सिर्फ a से ऑब्जेक्ट को b पे ले जा रहा हूँ, तो a से b पे ले जाने में जितना भी वर्क हुआ वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है पता है क्या होता है? u फाइनल माइनस u इनिशियल, वेयर u फाइनल इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड u इनिशियल इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। G कैपिटल M स्मॉल m, R रेज टू -2 प्लस 1 मतलब कितना? और नीचे कितना? -1। R इनिशियल से R फाइनल। फिर अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव साइन तुमको नहीं चाहिए ना तो लिमिट्स को पता है क्या करते हैं? इंटरचेंज। क्या करते हैं? इंटरचेंज। और ये R रेज टू -1 कहाँ आ गया? नीचे। और ये लिमिट्स क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। सो देयरफॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जी कैपिटल एम स्मॉल m 1 बाय आर इनिशियल माइनस 1 बाय आर फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमको तो फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हमने क्या फाइंड कर लिया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं। जो इनिशियल डिस्टेंस है ना आर इनिशियल, उसको मान लेते हैं इन्फिनिटी। मैंने इसलिए तुमको बोला कि याद रखना इनिशियली मासेस या चार्जेस कहाँ थे? इन्फिनिटी पे। अब ऐसा इन्फिनिटी ही क्यों लिया? भाई बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। पक्का पक्का? इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। पक्का? 1 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू 0 कौन से डिस्टेंस पे होगी? इन्फिनिटी। तो रिमेंबर हम इनिशियल डिस्टेंस को इन्फिनिटी इसके लिए लेते हैं बिकॉज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस द फोर्स बिकम्स 0। और जहाँ पे फोर्स 0 हो वहाँ पे
वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है। पक्का? तो हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर इनिशियल डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले लेता हूँ, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाता है? 0। क्यों? क्योंकि रिमेंबर, जहाँ पे फोर्स 0 होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है। तो मैंने हमारे कन्वीनियंस के लिए इनिशियल डिस्टेंस को क्या मान लिया? इन्फिनिटी। तो इनिशियल फोर्स क्या हो गया उस ऑब्जेक्ट में और अर्थ में? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया? 0। और जो फाइनल डिस्टेंस है ना, उसको r मान लेता हूँ, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? तो फाइनल डिस्टेंस कितना है? r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को पता है क्या बोलेंगे? u। क्या बोलेंगे? अब ये सब वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 3 and 4, 3 पहले से यूज किया, इसको 4 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। अब ये जो वैल्यूज है, ये सारे के सारे वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट कर दो किस में? इक्वेशन नंबर 4 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, u फाइनल को क्या बोलेंगे? u इनिशियल कितना है? 0। g कैपिटल M स्मॉल m 1 by r इनिशियल, व्हाट इज r इनिशियल? इन्फिनिटी, माइनस 1 by r फाइनल, व्हाट इज r फाइनल? r। व्हाट इज 1 by इन्फिनिटी? 0। तो g कैपिटल M स्मॉल m 0 माइनस 1 by r। तो मुझे ये बताओ u क्या बन गया? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by r। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पक्का पक्का? गुड। थोड़ा सा टॉपिक हैवी है, तो शुरू में डिफिकल्ट लगता है, वैसे डिफिकल्ट लगने से कुछ नहीं है इसमें। तो सेकेंड टाइम जब हम लोग डिराइव करेंगे तो इट इज नथिंग। तो सिर्फ पता होना चाहिए आपको, अगर एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए बोला है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है। What is potential energy? It is the energy possessed by an object on account of its position. It is the work done in achieving a certain configuration against the conservative forces. पक्का? Good. अगर मुझे उस कॉन्फिगरेशन को चेंज करना है तो वापस वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन तुमने फिर से किया उस सिस्टम को चेंज करने के लिए, it appears as increase in potential energy. Now you start by saying, consider an object of mass small m at a distance ri at a point a from earth। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था स्मॉल m, वो इनिशियली अर्थ के सेंटर से ri डिस्टेंस पे था, a पॉइंट पे था। और ये जो अर्थ हम ले रहे हैं इसका मास कैपिटल m है, इसका रेडियस कैपिटल r है। पक्का? गुड। अब हमको, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास एक सिस्टम है ना? सिस्टम है कि नहीं? अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमको इस मास को ए से कहाँ ले जाना है? न्यू पोजीशन पे, सम न्यू पोजीशन बी। मतलब मुझे इसका डिस्टेंस सेंटर से चेंज करना है। जो पहले आर आई था, अभी वो डिस्टेंस को क्या करना है? आर एफ। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे अट्रैक्ट करेगा, हमको उसको ऊपर लेके जाना है। तो अपने आप जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो ये वर्क डन विल अपीयर एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अप्रोच क्या होता है डेरिवेशन का? हमेशा याद रखना, हमको ऐसा इमेजिन करना पड़ता है कि ए से बी तुम लेके तो जा रहे हो, but imagine the displacement from A to B is made up of large number of small displacement, each of length dr। हर एक डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना है? dr। तो हमेशा तुम पहले फाइंड करोगे what is the work done in displacing the object through small displacement dr। तो हमेशा पहला फर्स्ट स्टेप इज imagine the displacement from A to B is made up of large number of small displacement। और हर एक डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr है। हर एक डिस्प्लेसमेंट कितना है? हर एक डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr है। अब तुम मुझे बताओगे व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr? बताओ।
नहीं पता, आई ऑलरेडी नो, मुझे पहले से ही पता है किसको किसको नहीं पता। मैं बता सकता हूँ तुमको, आई अंडरस्टैंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज तुम फिजिकली तो क्लास में हो, मेंटली आई डोंट नो वेयर यू आर एंड आई डोंट वांट टू नो ऑल्सो, ऑल आई वांट दैट यू पे अटेंशन हियर। तो माइनस साइन क्यों लिखा हमने? माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट करना है अपवर्ड्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये है इक्वेशन नंबर 1। वैसे बाय द वे हमने अभी बोला कि जो भी वर्क हम लोग करते हैं इट अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हम लोगों ने कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ इन डिस्प्लेसमेंट dr, ये देखा हमने। हमको टोटल चेंज इन पोटेंशियल निकालना है इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हो? इंटीग्रेशन, क्योंकि तुम a से b पे उसको लेके गए थ्रू स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट। हर बार जब तुम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हो तो हर बार पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो टोटल चेंज कितना होगा? इंटीग्रेशन du फ्रॉम a टू b। और ये जो du है तुमने फाइंड करके रखा है, तो ये है माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार। जैसे तुमने dr लिखा तो a की जगह पे लिखोगे r इनिशियल और b को लिखोगे r फाइनल। पक्का पक्का, गुड। बट वी ऑल्सो नो दैट, what do you know? You know that gravitational force between earth and that mass is g/m by r square। ये स्केलर फॉर्म है, मुझे अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया सेंटर से बाहर की तरफ r कैप। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उल्टा है, वो नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस r कैप। अगर तुमने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो तुम्हारा जो आंसर आने वाला है उसमें प्लस या माइनस साइन में गड़बड़ होने वाला है आपका, क्योंकि इफ यू डू नॉट पुट करेक्ट साइंस हियर गए, ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, from equation number 2 and 3, total change in potential energy is integration from Ri to Rf minus Fg बार, उसमें वापस एक माइनस g/m अपॉन r स्क्वायर r कैप, और बाहर कौन है? dr बार है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये g कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट था, वो कहाँ आ गया? बाहर। Ri to Rf, ये ऊपर क्या बचा? r कैप डॉट dr बार अपॉन r स्क्वायर। और ये जो r कैप बार डॉट dr बार था, ये क्या आया था? dr। क्या आया था? dr। और ये डेल्टा u है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, तो इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल dr अपॉन r स्क्वायर। और ये जो r स्क्वायर है इसको हमने कैसा लिखा था? r रेज टू माइनस 2। फिर हमको पता है x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैसे ही r रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस। -2 plus 1 is -1. So u final minus u initial is g capital M small m. How much is this? R raised to -1. R raised to -1 upon -1. मुझे अगर माइनस साइन नहीं चाहिए तो हम इसकी टोपी उसके साथ लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं। देखो बॉलीवुड कितना अच्छे से फिट होता है, फिर भी तुम बोलते हो फिजिक्स बोरिंग है। तुम खुद ही बोरिंग हो तो क्या करेंगे अब? Those who think physics is boring, I will say you are boring, because of course that is true. हो गया? इसके बाद क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस, और you see the beauty of physics is कि तुम यहाँ बैठे बैठे सिस्टम के बारे में सब कुछ बता रहे हो, तुम उसका एनर्जी बता रहे हो, तुम उसका स्पीड बता सकते हो यहाँ बैठे बैठे, जस्ट बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस। बहुत बड़ी बात है ये, इट इज अ बिग थिंग। तुम यहाँ पे बैठ के बता सकते हो तुम्हारे घर पे अब भी कौन आया, वो क्या क्या खा रहा है? नहीं ना। इधर तुम बता सकते हो कितना एनर्जी खा लिया इसने सिर्फ ए से बी जाने में, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन
पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। लेकिन मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, ये तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो फोर्स जीरो है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/r² फॉर्म होता है। जहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ हो, जहां कहीं पे भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे वो ये हो, force will become zero only when distance is infinity, and when force is zero potential energy is zero। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया? जीरो। और फाइनल डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? r। तो फाइनल पोटेंशियल को क्या मान लिया? u। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो u फाइनल इज u, u इनिशियल इज जीरो। तो g कैपिटल M स्मॉल m 1/infinity minus 1/r। So u equals to g capital M small m 1/infinity is 0, 1/r। तो u equals to minus g capital M small m by r। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब थोड़ा टाइम पहले मैंने जब पूछा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आप में से 2-3 लोगों ने बोला mgh। अब वो भी देखना पड़ेगा कि वो mgh कहाँ से आया। हमको तो नहीं मिल रहा है mgh, मिला क्या mgh? नहीं। तो लेट अस सी what is the connection of potential energy with mgh। देखो अगला टॉपिक होगा ये, है ना, है कि नहीं? तो कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ mgh। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी का mgh के साथ कनेक्शन देखने के लिए हम 2 केसेस लेंगे। हम लोग बोलेंगे लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, consider an object of mass m which is initially at the surface of earth। तो हमारे पास एक मास था m जो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ का मास है कैपिटल m। तो जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है कैपिटल r, बराबर, गुड। तो ऐसा करेंगे, consider an object of mass m at the surface of earth, of mass capital M, मतलब अर्थ का मास कैपिटल M and radius capital R। Therefore initial potential energy is, इसको U1 बोल देता हूँ। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है? G कैपिटल M स्मॉल m by r। और बाय द वे वो बताना रह गया तो अभी बता देता हूँ, उसे नोट्स में नहीं मिलेगा, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, पर तुमको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में क्या साइन आया? माइनस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग केस है, कब माइनस लिखना कब प्लस लिखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। जब तुम एनर्जी की बात करते हो, टोटल 3 एनर्जी की बात होती है। एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल, और एक होता है इन दोनों का एडिशन, दैट इज टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब भी रिमेंबर, जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, फोर्सेस क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है क्या? हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आता है। क्या आता है? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। और अगर फोर्सेस रिपल्सिव हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv²। मास कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना। तुमने कभी बोला मेरा मास -50 किलोग्राम है? नहीं है ना। तो नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं होता। वेलोसिटी नेगेटिव हो भी गया तो तुम v² कर रहे हो। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी में ना m नेगेटिव हो सकता है ना v² नेगेटिव हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। फोर्स पॉजिटिव हो, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, कुछ भी हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्स हो, कौन सा फोर्स हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी फोर्स अगर अट्रैक्टिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है और टोटल एनर्जी क्या आता है?
नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आता है, सिर्फ काइनेटिक क्या होता है, पॉजिटिव। पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। टोटल क्या होता है, नेगेटिव। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाउंड सिस्टम। बाउंड, तुम भी तो बाउंड हो ना, यू कैन नॉट गो आउट नाउ अनलेस आई टेल यू टू और अनलेस आई गिव यू परमिशन, तो यू आर अ बाउंड सिस्टम, है ना। इमेजिन एन ऑब्जेक्ट सिटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बराबर। कैन दिस ऑब्जेक्ट गो ऑन इट्स ओन अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ? नहीं, क्योंकि इट इज बाउंडेड बाय अर्थ ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। टोटल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, वो भी डिराइव करेंगे हम लोग। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, न्यूक्लियस इज, तो फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे भी तुमको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलेगा और वहां पे भी तुमको टोटल एनर्जी नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि वो सिस्टम भी क्या है, बाउंड सिस्टम है। क्या है वो, बाउंड सिस्टम। और ये सब चीजें लोगों को अपने ग्रेजुएशन तक पता नहीं होती कि ऐसा भी होता है। और कभी जेई नीट में आ गया, तुमको बोल दिया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड अनदर सिस्टम ऑफ सम मास, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, 4 ऑप्शन है और एक ही नेगेटिव है, तुम्हारा काम हो गया। जो नेगेटिव है उसको टिक करो और आगे बढ़ो, पक्का, गुड, श्योर। तो अभी आ जाते हैं हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हमारे पास शुरू में इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या था, स्मॉल एम, वो कहाँ रखा है, अर्थ के सरफेस पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज द फॉर्मूला, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, क्यों कैपिटल आर, because the initial distance is equal to radius of earth, because the object is at the surface of earth, pakka. Now if the object is taken to a height h from the surface of earth, height h from the surface of earth, from the surface of earth, then the final potential energy will be given as u2 equals to minus g capital M small m upon r plus h। क्यों r plus h, क्योंकि अभी ऐसा है, अब तुमने इस ऑब्जेक्ट को, ये वैसे इनिशियल सिचुएशन था, अब तुम इस ऑब्जेक्ट को मूव करने वाले हो एक हाइट पे, बराबर। हाइट तुमने कहाँ से मेजर किया, अर्थ के सरफेस से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, h। तो अभी मुझे बताओ अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, r प्लस h। अगर वो r प्लस h आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, r प्लस h, पक्का, श्योर श्योर। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। सो therefore change in potential energy is डेल्टा U या डेल्टा P, जो बोलना होगा बोल दो, U2 माइनस U1। तो डेल्टा U इक्वल्स टू U2, व्हाट इज U2, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। आप बोलोगे उल्टा क्यों नहीं लिखा, U1 माइनस U2 क्यों नहीं लिखा? पहली बात तो हमेशा नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, तो फाइनल कौन है, U2, इनिशियल कौन है, U1। दूसरा, लॉजिकली भी सोचोगे तो फाइनल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि तुम जब ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर लेके जाओगे तो एक्स्ट्रा वर्क किया तुमने, तो हाइट पे ज्यादा एनर्जी है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये फाइनल है, माइनस क्या करेंगे, इनिशियल, और इनिशियल में अगेन एक माइनस था, तो माइनस छोड़ मत देना, वो माइनस छोड़ दिए तो तुमको कभी वो mgh का फॉर्मूला मिलने ही नहीं वाला, ढूंढते रहोगे ना, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने माइनस छोड़ दिया। ऐसा छोड़ना नहीं, उसको साथ में लेके चलना, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, क्या कॉमन निकला, जी एम एम। तो आर कैसे कॉमन निकला, सिंप्लीफाई किए बिना कैसे कॉमन निकाल लिए बाहर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच प्लस 1 बाय आर, जी एम एम कॉमन, माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच प्लस 1 बाय आर।
अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यह आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r माइनस 1/r प्लस एच क्रॉस क्रॉस, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू जी एम एम आर प्लस एच माइनस आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। क्या कैंसिल हो गया? आर कैंसिल हो गया, गुड। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, चलो 1 बोल देते हैं। बट डू यू रिमेंबर ये याद है क्या? जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, देयरफॉर कैपिटल जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2 you have delta u equals to what is this gm, but what is gm? gr square, और साथ में कौन था? m into h, और अपॉन क्या है? r into r plus h। तो ये और ये हो गया कैंसल, तो therefore you have delta u equals to mgh r अपॉन r प्लस h। अब अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि जो हाइट है ना वो कंपेयर टू रेडियस बहुत छोटा है। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। चलो मान लेते हैं हाइट इज 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ये 6400 के कंपेरिजन में छोटा है कि नहीं है? हाँ, तो अगर ऐसा हो तो r प्लस एच की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली r लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। 6400 प्लस 10 इज अप्रोक्सीमेटली 6400, तो ये यहाँ लिख दो फिर। देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल्स टू mgh r अपॉन r, और ये r क्या हो गया? तो क्या आ गया? mgh। तो फाइनली जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। तो व्हाट इज mgh? इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट। तो अगली बार से पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो mgh आंसर नहीं आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी पूछा मैंने तो माइनस जी एम एम बाय आर, राइट। मैंने पूछा व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h, तो क्या बोलोगे? mgh। अब तुम्हारा भी केस वैसा है, तुम सेकेंड फ्लोर पे बैठे हो विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स विच इज 60 फीट, क्योंकि हर एक स्लैब लगभग 10 मीटर का है ऐसा मान लेता हूँ। 10 मीटर 30 फीट अप्रोक्सीमेशन। तो हम बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 हम सेकंड पे है ना। तो यू आर एट अ हाइट ऑफ 10 + 10 20 मीटर, 1 मीटर इज 3 फीट अप्रॉक्स, तो 60 फीट। तो योर हाइट h इज 20 मीटर। तो जब तुम ग्राउंड से ऊपर आए तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? mgh। पक्का? गुड, राइट। तो डिपेंडेंट ऑन मास, जिसका मास ज़्यादा है उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है फॉर द सेम डिस्टेंस। इसके तो तुम ऊपर आते थकते हो ना, वाई? बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन, और तुम जा रहे हो ऊपर, तो तुमने वर्क किया, तुम्हारे बॉडी ने वर्क किया, और वो वर्क कहाँ स्टोर हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितना कनेक्टेड है। अगर ग्रेविटी हमको अपोज करता नहीं तो हम लोग सेकेंड फ्लोर के, हम 20th फ्लोर पे चढ़ के जाते विदाउट टायरिंग आवरसेल्फ। और अगर वैसा होता तो फिर हमको खाना कम खाना पड़ता, तो सेविंग ही सेविंग होता। घर में फूड बिल सबसे कम आता। तो एनीवेज, तो वापस एक बार हम लोग ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेंगे। हमको देखना था व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद mgh। So we start by first considering an object which is kept on the surface of earth। और हर बार जब तुम, वैसे I should put terms and conditions, अगर हर बार तुम घर पे रिवाइज करते हो तो
it's agar, if and only if. So if and only if you revise at home, so this is a general practice that you should do. पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, नोट्स बंद करने के बाद, सबसे पहले यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक? यस, तो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप लिखो विदाउट रेफरिंग टू नोट्स और बुक्स. अगर आंसर इज नो तो रीड इट वंस अगेन. अगर फिर भी आंसर नो है तो रीड इट 3 टाइम्स. थर्ड रीडिंग, 3-4 बार रीडिंग करने के बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर अभी समझदार को इशारा काफ़ी है. यू आर इन टू रॉन्ग स्ट्रीम. मे बी यू शुड सीरियसली थिंक ऑफ चेंजिंग योर स्ट्रीम फ्रॉम साइंस टू सम अदर स्ट्रीम. तो दिस इज स्मॉल एन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अदर स्ट्रीम्स. सबको साइंस के पीछे भागेगा तो फिर ये वर्ल्ड में बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा. सब बोलेंगे साइंस करना है, ऐसा कैसा होगा? तो ये है कैपिटल आर. तो रिमेंबर, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन ढूंढते हो विद mgh, द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज you imagine an object of mass m at the surface of earth. At the surface of earth मतलब distance between the object and the center of earth is r. तो इस केस में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको u1 बोल दिया मैंने, which is -g कैपिटल M स्मॉल m by r. अब हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, इसको हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे टू अ हाइट h from the surface of earth. तो what we will do is we will move the same object. Just a minute. ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करने वाले हैं. कहाँ मूव करने वाले हैं इसको? एट हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जो अभी डिस्टेंस बन गया वो कितना हो गया? r प्लस एच. पहले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी था, जो पहले केस का जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको तुमने क्या नाम दिया है? u1. अभी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे इसको? u2. वो क्या आएगा? -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस एच. तो सरफेस से हाइट तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ. वो कितना चेंज हुआ? दैट इज डेल्टा u, which is u2 minus u1. What is u2? Minus g capital M small m upon r plus h. Minus of minus g capital M small m upon r. ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, सॉरी ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r. क्या कॉमन निकाल लिया तुमने? G mm और 1/r पॉजिटिव है उसको पहले लिखता हूँ, और r/h नेगेटिव है तो उसको बाद में लिखता हूँ. फिर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो यू हैव g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h इंटू 1 माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस h. ये r और ये r क्या हो गया? कैंसल हो गया. So therefore you have u2 minus u1 which is delta u. It is g capital M small m और क्या बचा? h r अपॉन r प्लस h. लेकिन जो g है ना कैपिटल G और जो कैपिटल M है gm, ये पता है क्या होता है? gr स्क्वायर. ये कहाँ से आया? एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला से आया. तो ये आ गया gm इक्वल्स टू gr स्क्वायर. इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. तो therefore you have delta u equals to, ये जो gm है ये gr स्क्वायर है, ये gr स्क्वायर है, ये mh है, ये mh है, अपॉन r इंटू r प्लस h है. एक आर गया तो ये हो गया mgh r अपॉन r प्लस h. अगर अब मैं अजम्पशन ले लेता हूँ कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो r प्लस h इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? r. सो देयरफॉर यू हैव डेल्टा u इक्वल्स टू mgh r by r. r और r कैंसल, तो डेल्टा u इक्वल्स टू mgh. आ गया? पक्का आ गया. गुड. नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी. है क्या ऐसा? नहीं.
और कुछ बाकी है शायद, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल सिंपल है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा बाय द वे रिमेंबर, जब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी तुमको 2 बार बोला है, तीसरी बार अभी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन ये ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे तुमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, वहां पे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे। जैसे तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब तुम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो, वहां पे तुम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करोगे, एग्जैक्टली सेम तरीके से डिफाइन करोगे। मतलब सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक और फॉर्मूला ऑफ द टॉपिक ये सब सेम ही बनता है। मैं तुमको ये चैप्टर खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के तुमको फॉर्मूला याद कैसे रखने हैं, आई विल टेल यू बिफोर वी स्टार्ट विद जेईई नीट क्वेश्चंस। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है वहां पे पहले देखते हैं। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? अभी तो हमने देखा, क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m एंड अर्थ ऑफ मास कैपिटल M इज माइनस जी एम एम बाय स्मॉल r r प्लस h एक ही बात है, पक्का? अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था अर्थ से? स्मॉल r। मतलब द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट डिपेंड्स ऑन ओनली 2 थिंग, मास ऑफ अर्थ एंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिमेंबर, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, द टर्म, कौन सा टर्म? माइनस जी एम बाय आर डिपेंड्स ओनली ऑन mass of earth and location of the point, good, and this term is known as gravitational potential of earth। क्या बोलते हैं इसको? बस ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको बोल देते हैं पोटेंशियल। दिस टर्म कौन सा टर्म? माइनस जी एम बाय आर इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसका? अर्थ का कि मास का? अर्थ का। कैसे? अंदर कौन है? मास ऑफ अर्थ है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है? तो मास ऑफ अर्थ है। तो जो इक्वेशन में जिसका मास हो उसका पोटेंशियल, तो किसका पोटेंशियल? ऑफ अर्थ बराबर कितने डिस्टेंस पे? r। तो एट ए डिस्टेंस r एंड इज डिनोटेड बाय। अब देखो हम लोग कैपिटल U किसके लिए यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अभी ये तो पोटेंशियल है ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो U यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो नाम चेंज करके V बोल देंगे। क्या बोल देंगे? V। लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा क्या? हाँ। तो इसको V ऑफ R बोलते हैं। ये V ऑफ R है, जैसे तुम लिखते हो ना y ऑफ x मैथमेटिक्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y ऑफ x? y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x, मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। वैसे ही V डिपेंड्स ऑन R। इफ आई चेंज R, क्या चेंज होगा? V चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। पक्का? गुड। तो पहले कॉन्सेप्ट वापस एक बार समझ लो एंड देन आई विल टेल यू। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए कि ये डिफाइन क्यों किया। सिर्फ डिफाइन तो कर दिया, क्यों किया वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मास स्मॉल m ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ऑफ मास कैपिटल M इज गिवन बाय माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r। स्मॉल m को बाहर रखा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? और किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे, मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसका? अर्थ का, क्योंकि ये अर्थ के मास पर डिपेंड करता है।
और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस r, और डिनोट किससे किया? v ऑफ r। पक्का? तो याद रखना नेक्स्ट टाइम से v ऑफ r। और किसका पोटेंशियल था? अर्थ का था कि मास का था? अर्थ। तो इधर वी ई लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट डिस्टेंस r माइनस जी एम बाई आर। पक्का? गुड गुड। अब ये तो हम कब से बोल रहे हैं, अर्थ है एक मास है, अर्थ है एक मास है, अर्थ है एक मास है, हाँ है। लेकिन अगर मुझे जनरल इक्वेशन चाहिए, इन जनरल अगर मेरे पास दो मासेस है तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी m1 m2 बाय आर। तो रिमेंबर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव तो किया अर्थ और मास के लिए, लेकिन क्या वो किसी बाकी दो मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा? क्या होगा ना एप्लीकेबल। तो इन जनरल क्या लिखोगे? माइनस जी m1 m2 बाय आर। तो इट इज एप्लीकेबल टू एनी मासेस। अर्थ एंड मून, यस। मून एंड सम अदर ऑब्जेक्ट, यस। सन एंड सम ऑब्जेक्ट, यस। तो फॉर एनी टू मासेस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस जी m1 m2 बाय आर। अब थोड़ा सा और ध्यान दो। अब ऐसा है, देयरफॉर ये जो पोटेंशियल एनर्जी था ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो इसको भी ऐसा लिखते हैं यू ऑफ आर। क्या लिखते हैं? इस यू ऑफ आर को मैं ऐसा लिखूं क्या? माइनस जी m1 बाय आर और बाहर लिख दिया m2। कर सकते हैं क्या? हाँ कि ना? हाँ। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हाँ कि ना? सिर्फ इसमें अंदर कौन है, यहाँ पे कौन है? ये अंदर वाला टर्म को तुमने क्या बोला? पोटेंशियल। क्या बोला? यहाँ पे अंदर किसका मास है? 1 का। तो ये पोटेंशियल किसका है? 1 का। यहाँ पे कौन है? 2। तो किसका है? 2 का। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज पोटेंशियल ऑफ 1 एट अ डिस्टेंस r इंटू m2। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ 2 एट अ डिस्टेंस r इंटू m1। पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। ये याद रहेगा क्या? हाँ। तो रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 बाय आर इन जनरल। दोनों में से एक मास को बाहर रखो, जो अंदर है उसका पोटेंशियल कहाँ पे? जिस पॉइंट पे दूसरा मास है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन डोंट वरी, इट इज सिंपल। मैं वापस बताता हूँ। अब एक बात मेरे को पहले तुमसे पता करनी है। आई वांट टू नो, यू हैव अ मास m1, you have a mass m2. The distance between m1 and m2 is r. Does it have gravitational force? ये दोनों में फोर्स है क्या? हाँ, पक्का, यस। तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा भी पहले को, पक्का? क्यों कर रहा है? ग्रेविटेशनल, हाँ, लेकिन बात तो सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में है। ये हम इमेजिन कैसे करते हैं? हम ऐसा इमेजिन करते हैं, फिलहाल m2 को भूल जाओ। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, हर एक मास अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन बनाता है। क्या बनाता है? रीजन, जिसमें अगर दूसरा मास आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। क्या करेगा? फोर्स। पक्का? और फिर प्रॉब्लम ये है कि जो फोर्स है ना, वो पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग, यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे वैल्यू और भी अलग। पक्का? गुड। तो कौन से पोजीशन में कितना फोर्स है वो हमको बताता है पोटेंशियल। जितना तुम डिस्टेंस चेंज करोगे उतना क्या चेंज होगा? पोटेंशियल। तो उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, दैट विल डिसाइड हाउ मच इज द फोर्स, एंड द फोर्स डिसाइड्स पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा अभी आदत डाल लो, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आओगे, मैं तो क्या थ्योरी बता के खत्म कर देता, हो गया खत्म, बस इतना है, इसको ऐसा लिखो, उसको ऐसा लिखो, डन। मैथमेटिकली तो बात बंद हो गई, यहाँ पे हो गया हमारा टॉपिक खत्म। बट फिजिकली यू हैव टू ऑल्सो थिंक, कोई भी चीज़ को हम क्या ऐसे डिफाइन कर देते हैं क्या? हमने स्पीड क्यों डिफाइन किया? क्योंकि हमको समझना था कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? पक्का पक्का। तो सिमिलरली हमने पोटेंशियल डिफाइन क्यों किया? क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास एक मास है जैसे अर्थ,
अर्थ अपने सराउंडिंग में, हर मास अपने सराउंडिंग में एक रीजन बनाता है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आए, दूसरा मास आए, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और अगर उस मास को मैं मूव करता हूँ, उसका पोजीशन चेंज करता हूँ, तो फोर्स चेंज होता है क्या? चेंज होगा ना फोर्स, बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये था कि फोर्स चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल चेंज हुआ। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट टेल्स यू व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और मासेस, चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मासेस ग्रेविटेशन। और मैं जानबूझ के फोर्स को ला रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आएगा, तुमको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये है, फोर्स बताओ। अब तक तो तुमने कनेक्शन देखा ही नहीं, कहाँ देखा तुमने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन? देखा क्या? नहीं, वो देखोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी टेल्स यू व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो इसलिए इफ आई चेंज द डिस्टेंस, फोर्स ऑल्सो चेंजेस। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्चुअली आपको बताता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू मासेस फॉर दैट डिस्टेंस। तो यहां तक पक्का पक्का क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू मास। पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो पोटेंशियल ऑफ सेकंड मास इनटू फर्स्ट मास। मतलब इन जनरल ये कौन है? कौन है ये? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ कि ना? ये कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? अरे कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये भी तुमको चैप्टर 1 में बताया है मैंने, PYQ था ये, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिर से ध्यान दो, दिस U और दिस U, दिस आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। V कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये कौन है? मास। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इन जनरल कैन आई राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। वहां मास नहीं होता, वहां कौन होता है? चार्ज। पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो इन जनरल अगर तुमने ऐसा लिखा तो याद रखो, U इक्वल टू V इंटू M लिख सकते हैं ना ऐसा? वही तो लिखा तुमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब U, पोटेंशियल मतलब V, इंटू क्या लिखा? M। तो व्हाट इज पोटेंशियल? U बाय M। व्हाट इज पोटेंशियल? U बाय M। तो पोटेंशियल का एक अल्टरनेट डेफिनेशन बन गया। क्या बन गया? इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी, so gravitational potential can be defined as gravitational potential energy per unit mass। अब एक छोटा सा टॉपिक हमको देखना है, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का पक्का? गुड। अभी सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट टू हैव एन आंसर फ्रॉम योर साइड। तो लेट अस से ये अर्थ है या कोई मास है, आई डोंट केयर, अर्थ है तो अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा मास है m, ये अर्थ है विथ मास कैपिटल M। ये जो स्मॉल m है वो पहले था इस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 1 पे, बराबर। तो उस केस में उसका पोटेंशियल V1 क्या आएगा? U1 by M, where U1 is the potential energy between अर्थ एंड दैट मास। अब इसको मैंने, इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के दूसरे लोकेशन पे रख दिया, लोकेशन नंबर 2, सेम मास, सिर्फ यहां से उठा के यहां रख दिया। पक्का? पहली बात तो अपने आप जाएगा नहीं, क्या होगा? वर्क डन। क्या होगा? और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? तो यहां से यहां गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल भी क्या हुआ? चेंज हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? V1, यहाँ पे कितना हो गया? V2।
ये क्या आएगा U2 बाय m। हमको क्या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस माइनस तो इसको क्या लिखोगे डेल्टा V विच इज V2 माइनस V1। व्हाट इज V2 U2 बाय m और ये U1 बाय m तो U2 माइनस U1 बाय m बराबर। लेकिन व्हाट इज U2 माइनस U1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अरे वो वर्क डन क्या बोलते हैं इसको तो इट इज वर्क डन अपॉन मास वर्क डन पर यूनिट मास। तो लॉजिकली स्पीकिंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर मुझे 1 kg के मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना हो 1 kg को नियर द अर्थ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 1 kg को मूव करने में जितना भी वर्क हुआ वो कौन होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है तो हाउ डू यू डिफाइन पहले तो मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास इनटू और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। पक्का पक्का। अगर मुझे देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखना है वी टेक अर्थ विथ मास कैपिटल M एंड अ स्मॉल मास m जो पहले एक लोकेशन पे था तो उस लोकेशन पे उसका पोटेंशियल कितना है V1 और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है U1। अब मैं उस मास को एक जगह से दूसरी जगह ले गया बराबर पक्का। तो क्या चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी और क्या चेंज हुआ पोटेंशियल। तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल V2 और वो क्या आएगा U2 बाय m। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया V2 माइनस V1 जिसको तुम बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या आ गया U2 बाय m माइनस U1 बाय m। तो U2 माइनस U1 बाय m लेकिन U2 माइनस U1 क्या है वर्क डन है। क्या है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन मास वर्क डन अपॉन पक्का पक्का गुड। तो कल इतना रिवाइज करके आओ। तो दैट्स इट फॉर टुडे।